बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुल्की हालात मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। हुकूमत हर मामले में बेबस है। पेट्रोल की कीमतें अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। क्या अपोजिशन है वो खुला मैदान छोड़ रही है इमरान खान के लिए? अगर ऐसा कर रही है तो वो क्या सोच रही है, क्यों कर रही है ऐसे? और मुझे तो ये लग रहा है कि अपोजिशन का जो रवैया है इस वक्त, कहीं वो अपोजिशन की जो जमातें हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ जो है, वो कहीं अवाम के गैज़ो गज़ब का शिकार ना हो जाए और फिर क्या मुख्तदरा हालात की इस हद तक ख़राबी का इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्शल लॉ लगाया जा सके। बड़ी अजीबोगरीब जो माहौल है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का, मौसम जो है वो बड़ा बेयकीनी का मौसम है। समझ नहीं आ रही कि जनाब ये सर्दी चल रही है या गर्मी चल रही है, हो क्या रहा है। और 6 अक्टूबर के बाद मुसलसल जो हालात हैं इस मुल्क के माशी हालात या गिरफ्त जो है हुकूमत की, मुसलसल क्यों कमज़ोर हो रही है। और फिर क्या 20 नवंबर तक DGISA की तब्दीली तक इमरान खान के ही काम निपटाना चाहते हैं। इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। पहले नंबर पर तो बात यह है कि 11 मरतबा बजट के बाद, जून के बाद पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। 108 रुपये थी, 108 रुपये समथिंग पैसे जून 2021 में, और आज जो पेट्रोल की कीमत है वो है 145 रुपये 82 पैसे, 146 हो गई। मुसलसल यानी हर माह 2 मरतबा कीमत बढ़ती है। 15 रोज़ा जायज़ा होता है उसका। फिर उसके बाद जनाब वो कहते हैं जनाब कभी कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने 15 रुपये बढ़ाने की सिफारिश की, ओगरा ने, वज़ीर आज़म ने कहा नहीं 5-7 ठीक है। और पिछली दफ़ा तो ओगरा ने जो सिफारिश की थी उससे ज़्यादा कीमत बढ़ा दी गई थी। और वज़रा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब आलमी मंडी में पूरी दुनिया में तेल का बहरान है। कहाँ तेल का बहरान है? जब तेल का बहरान पैदा होता है तो क्या कीमतें इस तरह आगे पीछे होती हैं। आज पेट्रोल की फी बैरल जो कीमत है वो है $79.78, और जो औसत अगर हम निकालें 2021 की पूरे साल की, तो वो औसत कीमत बनती है $77 फी बैरल। और 2018 में जब इनकी हुकूमत थी नून लीग की, जो चोरों की हुकूमत जिसको ये कहता है बार बार, उस वक्त डॉलर की कीमत थी 75 फी बैरल, यानी $75 फी बैरल कीमत थी। और जनाब जो 2018 में पेट्रोल की कीमत थी वो जून में 84.34 फी लीटर, और जुलाई में 87 रुपये फी लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत थी। और अब जो है वो उधर तो बढ़ा है $2 कीमत बढ़ी है आलमी मंडी में। और इन्होंने जनाब 84.34 से बढ़ा के कीमत कर दी है जनाब 145 रुपये 82 पैसे। ये इस मुल्क का हाल है, ये इंतज़ाम है। पता नहीं क्या सारा जो चल रहा है वो जो पेट्रोल से हासिल होने वाले टैक्सेस हैं उन पे लगता है पूरे मुल्क का इन्हिसार है, या बिजली के बिल हैं, या फिर ये है टैक्स। कहते हैं जनाब बढ़ गए हैं, बहुत इकट्ठे हो गए हैं, टैक्स इकट्ठे होंगे तो उनका फ़ायदा जो है वो आवाम तक क्यों नहीं आ रहा। आवाम तो उसी तरह पिस रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। और यहाँ जो इकनॉमिक्स के तमाम असूल जो हैं, तलब और रसद, वो इन्होंने वो असूल गलत हो गए, तमाम फार्मूले उल्ट हो गए हैं। यहाँ जब गंदम आती है मार्केट में, फसल उठाई जाती है, चावल जब उठाए जाते हैं, चीनी की पैदावार शुरू होती इस मुल्क में, उस वक्त कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, उसी वक्त बहरान पैदा हो जाता है। ये निज़ाम है इस मुल्क का। और फिर जो कर्ज़े कुर्ज़े कहते थे लेने नहीं है हमने, ये है वो है। अमेरिका के साथ जो बिगाड़ी हुई है, मैं एक एशिया टाइम्स की रिपोर्ट देख रहा था, वो कहते हैं ना अमेरिका वाले जो हैं वो IMF को सौदेबाजी के लिए, पाकिस्तान के साथ सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मैंने 1-2 दिन पहले पाक अमेरिका ताल्लुकात पे
एक सीनियर सहाफ़ी की रिपोर्ट जो थी वो आपके साथ डिस्कस की थी। वो कहते हैं ना सर्द मोहरी के साथ निचली तरीन जो सतह है तल्लुकात की वो बरकरार रखी जाए, लेकिन वो उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि IMF को वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। पहले भी माजी में भी बहुत सारी तरामीम आती रही हैं वहाँ अमेरिका में पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए फ़ौजी, वो कहते हैं पाकिस्तान को डीप स्टेट के फ़ौज तक इमदाद बराह रास्त ना पहुँचे। यही तरामीम थी ना जिसमें जमात इस्लामी और दीगर जमातों से इन्होंने प्रेसलर और दीगर स्विंगटन तरामीम जो आती रही हैं वहाँ यहाँ एहतजाज करवाए जाते रहे। वो क्या थी तरमीमें? वो यही थी कि बराह रास्त फ़ौज तक जो है वो फंड ना पहुँचे जो वो इमदाद दे रहे हैं। और अब भी जो एशिया टाइम्स की रिपोर्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें यही कहा है, IMF ने एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि जो कमर्शियल बैंक अकाउंट्स हैं रियासती फ़ौज और दीगर रियासती इदारों के वो बंद करें जी, वो बंद करवाएं और $17 बिलियन की कोई अमाउंट है वो कहते हैं पब्लिक अकाउंट में डालें। इस तरह का कोई उनका मुतालबा है। और मुझे तो इकनॉमिक्स की इस हद तक आलमी जो सतह की है उसकी समझ नहीं, लेकिन वो कहते हैं काफ़ी औखा काम जोड़ा उन्होंने शर्त रख दी है। और पाकिस्तान में इसका जिक्र ही कहीं नहीं हुआ। वो तो एशिया टाइम्स का लिंक किसने मुझे भेजा तो उसमें मैंने देखा तो उन्होंने जनाब फिर वो सारा मामला उठाया हुआ था। अब अपोजिशन का जो किरदार है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इनको पंजाब में तब्दीली की सेनेट में उन्होंने दिखाया, अपोजिशन ने अपनी ताकत दिखाई। यूसुफ ज़ई गिलानी का जो इलेक्शन जीता इन्होंने, हफीज़ शेख को जो हराया, तो ये एक बड़ी कामयाबी थी। और उन्होंने मुक़तदरा ने इन्हें उस हद तक जो यकीन दहानी करवाई थी कि गड़बड़ नहीं करेंगे वो उन्होंने पूरा किया, लेकिन उसके बाद इनमें खुद ही फूट पड़ गई। और फिर मुक़तदरा जो है उसने अपना एक किरदार अदा किया और चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो तहरीक थी अदम एतमाद की वो बुरी तरह नाकाम करवाई उन्होंने ये। और उस वक्त इनको ये ऑफ़र थी पंजाब, जो वो कह रहे थे ना जनाब तब्दीली शुरू करें, अदम एतमाद की तहरीकें पंजाब से और परवेज़ इलाही से मुलाकातें, परवेज़ इलाही के साथ अंदर खाते के मामला, पीपल्स पार्टी के वाले मुतहर्रक, और फिर नून लीग को भी ये ऑफ़र। और मौलाना ने तो खुल्लम खुल्ला ये कह दिया है कि इन उस तब्दीली की ऑफ़र उन्हें भी लगाई गई थी। उन्हें भी किसी ने कहा था, किसी ने वही मुक़तदरा वही जब वो गए थे वहाँ तो और अब ये जनाब इस चक्कर में पड़े हुए थे कि एक तो इसको सियासी शहीद नहीं करना, ख़ास तौर पर नून लीग वाले, और दूसरा ये कि हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जैसे ये लगे कि ये रावलपिंडी वालों के आलाकार के तौर पर इस हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं। और भाई नहीं कर रहे थे तो फिर उसमें जो DGISA वाला मसला बना 6 अक्टूबर के बाद, उसमें तो आप सिविलियन जो बालादस्ती है उसके लिए खड़े नहीं हुए। उस वक्त तो आपने कह दिया जनाब ये उसका इख्तियार है, ये गलत कर रहे हैं, फ़लाँ है टिमकड़ा है, वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है लेकिन हमायत नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें कौम के सामने है, कौम बेवकूफ़ नहीं है, उनको समझ आ रही है। ये क्या इसलिए इसको खुला मैदान दे रही है? वो मैंने किसी से बात की एक अहम शख्सियत से, उन्होंने कहा जी ये मरगल जिया घोड़ा ये आप ही थक के डिग जाएगा, इसलिए खुला मैदान दिया हुआ है। यानी खुला मैदान इनको इसलिए दे रहे हैं कि घोड़िया तो नसया जा, दौड़िया जा, कितने पानी लभे तो पी ली, कितने कुछ कर सके तो कर ली, तो हमें यकीन है कि मंजिल पे नहीं पहुँचे, खुद ही गिर जाएगा। वो यार वो घोड़ा अपनी स्पीड सुस्त कर लेगा, बड़ा समझदार घोड़ा है, मरियल है, कह लें आपके उसकी वो भी हो सकता है कुछ। अच्छा ये बात यार ख़तरनाक हो जानी थी, इसको चलो रहने देते हैं, ये मेरे मुंह से बस आ गई थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। घोड़े अच्छी नस्ल के भी होते हैं और घोड़ों की कई नस्लें होती हैं यार। वो कहते हैं इन्होंने खुद ही गिर गुर जाना है और पता नहीं क्या हो जाना है। ऐसे नहीं भाई, जो घोड़ा काम का ना हो तो उस घोड़े का कोई और इलाज होता है। उस घोड़े को अगर आप खदातर से करें तो स्थान पे बांध दे, चारा शारा देते रहें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, उसको रेस में नहीं डालते। लेकिन आपने कहा कि नहीं जी कल्ले ही घोड़ा जनाब दौड़ रहा और मरियल है और खुद ही मर जाएगा।
अवाम बड़ी गुस्से में है, अवाम लोग जो हैं बड़े गुस्से में हैं इस वक्त। वो जो रवैया है, पिछले दिनों जब पीडीएम मुतहरक हुई थी तो लोगों का मोराल भी अप हो गया था, लोग भी ज़रा सोचने लग गए थे यार चलो कुछ ना कुछ करनगे, सारी जान छुट जाएगी ये को लो। अब लोगों का जो गुस्सा है वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की दीगर जमातें मौलाना की तरफ वो उसका रुख हो रहा है। इनके साथ जो हुकूमत है इसके हवाले से तो उनके जो तासरात हैं वो ही हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे जिनकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं अवाम, वो कुछ नहीं कर रहे, तो फिर उन पर भी गुस्सा आएगा कि जनाब असी तो थोड़े सिर ते चाहते हैं कि कुछ हो जाए और तुसी बिल्कुल ही सुस्त पे हो और असी कुछ किसी जोगे नहीं रह गए। ये जो अपोजिशन वाले हैं उन तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि अवाम का गुस्सा जो है वो रुख बदल रहा है, हुकूमत की तरफ से टर्न लेके आप लोगों की तरफ, आप जहाँ मर्जी छुप जाएं, जो मर्जी कीजिए, ट्वीट से और सोशल मीडिया से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हुकूमतें नहीं गिरती। आपने तो बड़ा दावा किया था, मैं नून लीग वालों से कह रहा हूँ कि जनाब 2030 में या कोई 2025 में कोई इस तरह का एक बनाया था आपने कि पाकिस्तान दुनिया की जो 20वीं मैशियत जो है, 20 बड़ी जो मैशियतें हैं उनमें शामिल हो जाएगी ये 2022 तक। तो भाई आप तो पता नहीं 100 कितने में भी चले गए, पीछे जा रहे हैं आगे जाने के बजाय। आपका जो कौमी पैदावार है और जीडीपी है वो कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है, जाली सारे अंदाज़ा शुमार बना के ये कर रहे हैं। और फिर खान साहब जो हैं ये मुश्तरका इजलास बुला रहे हैं, कोई 20 के करीब कवानीन है, नैब वाला एक कानून पड़ा हुआ है, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाला कानून है जिसको इंतखाबी इस्लाहात का नाम दिया हुआ है। वो कहते हैं जनाब वो उसके लिए इत्तेहादियों से मिले मुले हैं और वो कहते हैं पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला के इनका झटका कर देना, कड़क कड़क करके पास करवा लेने और फिर पता नहीं हमने क्या कर देना। और फिर अगर ये कानून पास हो गए, ये चाहते हैं 20 से पहले 20 को तब्दीली है ना DGISI की, नया RISI के जो हेड है जनरल नदीम अंजम साहब और फयाज़ अमीर साहब 19 को आखिरी दिन, ये उससे पहले लोगों का ख्याल है कि कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरी इतला ये है कि ISI वाले जो हैं वो अब की बार उस तरह मुदाखलत नहीं करेंगे जैसे माजी में करते रहे हैं। उनका अपना मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगा हुआ है। वो उस तरह जोड़ तोड़ अवाम और अपोजिशन और फिर इत्तेहादी उनको अपने साथ, इनके साथ, इमरान खान के साथ शायद ना जोड़ें। अगर इमरान खान जो 25-30 बिल मंजूर करवाने में कामयाब हो गया, फिर जो जल्दी पकड़ा नहीं जाना अपोजिशन से। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपोजिशन जो है वो बिल्कुल ढीली पड़ी हुई है, कोई काम नहीं कर रही। इस हुकूमत के जाने के लिए जो करना चाहिए आईनी रास्ता जो है वो तो वही है जिसका जिक्र पीपल्स पार्टी करती थी। और ये अब शहबाज शरीफ साहब कुछ एक्टिव हुए हैं, जो में भी इनकी कोई आजकल में लंदन से कोई ने आ जाए हदायत कि भाई जी ये तो काम बहुत ख़राब हो गया। और ख़ान साहब जो मुझे लग रहे हैं ना कि ये एक ऐसे तरीके से माशरे का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। एक तो वही यानी कि हर बैरूनी महाज पे जो नाकामी की बात है वो अभी मैंने बताया, ये IMF को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। कश्मीर वाला इशू गया, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे। अफ़गानिस्तान में वो जो पॉलिसी है इनकी वो किसी हद तक फ़ौज के क्योंकि कंट्रोल में है, वो किसी हद तक कुछ मामलात उसके अफ़गानिस्तान की हद तक बेहतर हैं, लेकिन उसकी वजह से पूरी दुनिया के साथ आपके हालात ख़राब हो रहे हैं। सऊदी अरब आपको घास नहीं डाल रहा। जो आप एक नया ब्लॉक बनाना चाहते थे मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर, वो आप लेट हो गए थे सऊदी अरब के आगे कि जनाब उन्होंने हमें धमकी दे दी है, पता नहीं इतने हज़ार आपके जो मजदूर हैं हम निकाल देंगे, और फिर वो आप तुर्की वालों को भी बता रहे हैं। अभी सऊदी अरब जब आप गए हैं तो वहाँ आपके साथ जो सलूक हुआ है, आप फौरी तौर पर फिर अपने वज़ीर ख़ारजा को ईरान भेजते हैं
क्योंकि ईरान और सऊदी अरब की तो आपस में बनती नहीं, तो ज़ाहिर है मुखालिफ ब्लॉक तो ईरान है। वहाँ पता नहीं क्या पैगाम दिया आपने उसको वहाँ बेच के, और आपके पैगाम का कोई असर लिया भी है या नहीं ये। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ ऐसी गेमें डाल रहे हैं कि माशरा तबाह हो जाए। कदीम यूनान का जो सियासी फ़लसफ़ा है वहाँ से, उस वक्त से ये एक तयशुदा बात है। सुकरात, अरस्तु, अफलातून के दौर से उनके जो बेस्ट स्टेट्स के तस्वुरात थे, बेस्ट स्टेट, फर्स्ट सेकंड बेस्ट के स्टेट टाइप उनके, उनमें वो यही कहते हैं, और अब तक वो नज़रियात मुसलमान पूरी दुनिया ने माने हुए। वो ये है कि मिडिल क्लास जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है हर माशरे में, हर मुल्क में, हर रियासत में। और मिडिल क्लास अगर ख़त्म हो जाए तो वो माशरा भी ख़त्म हो जाता है। जो मिडिल क्लास है वो अपर क्लास और लोअर क्लास के दरमियान पुल का किरदार अदा करती है। वो अगर मिडिल क्लास एकदम बीच में से ख़त्म हो जाए तो फिर या तो खाना जंगी होती है, या इंतशार होता है, या फिर जो अपर क्लास वाले हैं चंद एक लोग, अशराफिया कह लें आप, या मुक्तदरा कह लें, या एजेंसियाँ कह लें, फिर वो रूल करते हैं, हुक्मरानी करते हैं। और जो अवाम है वो सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी, बेलचेट आ गए, वो जिस्मानी मशक्क़त वाले काम के लिए रह जाते हैं। जो मईशत के असूल हैं, इकनॉमिक्स के असूल हैं, वो भी यही है कि किसी मुल्क की तरक्की जो है उसका इन्हिसार और तरक्की का पैमाना वहाँ की मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास को भी हमने फिर 2-3 हिस्सों में बदल दिया है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, फिर सिंपल मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास जो पाकिस्तान में जिसको लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, वो पूरी दुनिया में गरीबों में शुमार होती है। हम उससे नीचे जो हैं 40% लोग जिन्हें एक वक्त की रोटी मिलती है, ये जो गुर्बत की लकीर के नीचे लोग रहते हैं ना, वो 40% से ज़्यादा हैं इस वक्त पाकिस्तान में। इस वक्त नहीं, 2018 में 40% से ज़्यादा लोग थे, और अब तो मेरे ख्याल वो 55% लोग हो गए हैं। बल्कि 55 से इन्होंने खुद 53% क्या है, गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग हैं जिनकी 31,000 वो कह रहे हैं जिनसे कम आमदनी है, वो 13 करोड़ हैं। ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि गुर्बत की लकीर के नीचे इतने लोग हैं जिनको ये सब्सिडी देंगे। खुदा का खौफ करें, और झूठ इतने बोल रहे हैं कि ना आलमी मंडी में बहरान है, किस चीज़ का बहरान है, तेल का कहाँ बहरान है। और फिर कह रहे हैं कि जनाब वो हाई कोर्ट से, अदालतों से स्टे है उसकी कीमतों पे, चीनी की कीमतों में। वो 5 रुपये का टोटल फ़र्क है, 5 रुपये का टोटल फ़र्क है। और हुकूमत और इन्होंने, अदालत ने ये कहा हुआ है कि जो फ़र्क है बीच में सरकारी रेट में और मिलों के रेट में, वो फ़र्क जो है वो मिलें जो हैं वो जमा करवाएंगे ज़र ज़मानत के तौर पे, और आप उस पर भी झूठो झूठ बस बोली जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है खान साहब का एजेंडा यही है कि मिडिल क्लास इस मुल्क में करें ख़त्म, गरीबों पे करें फिर हुकूमत। और गरीबों पे हुकूमत ज़ाहिर है डीप स्टेट पे एजेंसियाँ ही हुकूमत करती हैं, नहीं यार, फिर पीछे क्या रह जाता है। और जो मुक़तदरा की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या वो ये सोच रहे हैं कि हालात इस मुल्क के इतने ख़राब हो जाएं कि वो मार्शल लॉ लगाएं तो उन्हें कबूल कर लिया जाए। माजी में आप देखें, जब भी मार्शल लॉ लगा है, मुल्की हालात इस हद तक ख़राब किए गए या ख़राब हो गए कि उन्हें एक मौका मिल गया, बहाना मिल गया ये गैर जमहूरी इक़दाम का। अब जो मेरी इतला है, जो कल भी मैंने ज़िक्र किया था, कि वो कुछ बड़े फ़ैसले कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन मैं इस्तेमाल कह रहा हूँ ना, इन्होंने उसको भी मुल्क को इस सतह पर पहुँचा दिया है कि वो भी हाथ डालते हुए डरते हैं कि भाई फिर अगर हमसे भी ना संभाला गया तो फिर कौन संभालेगा। अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि जनाब ये 2-2.5 साल के लिए हम इसको ठीक नहीं कर सकते, इसका एक ही तरीका है, खान साहब खुद ही भाग जाएं, इस्तीफ़ा दे दें, असम्बलियाँ करें तहलील, जैसे वो कहना खुला मैदान छोड़े मरियल कोड़ा, या
अगर इन उस तब्दीली आती है तो नून लीग वालों का यह ख्याल है कि इन उस तब्दीली अगर ले भी आते हैं तो या तो हुकूमत कोयटा की तरह का कोई फार्मूला हो जाए, मुख्तदरा भी यही सोच रहा है, या फिर अगर अपोजिशन की दीगर जमातों को पीपल्स पार्टी या नून लीग, उसमें मदारुल महाम जो है वो नून लीग ही होगी, नून लीग की मर्जी से होगा जो कुछ भी होगा। अगर इक़्तिदार आता है तो वो महीने 2 महीने बाद जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील करें, नए इलेक्शन का ऐलान करें। अब मुख्तदरा जो 6 अक्टूबर को जब फटा पड़ा है DGIS नैब के हवाले से, तो ये एक तनाव और सर्द मोहरी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान थी, उससे खान साहब ने अपनी तरफ से फ़ायदा उठाने की कोशिश की और ख़ुद को बाख्तियार बनाने के लिए बड़े बड़े पैकेजेस और पता नहीं क्या, लेकिन वो सारे उल्टे पड़ रहे हैं। यानी अपनी मर्ज़ी से जो फैसले करने की कोशिश की है उन्होंने, उससे मज़ीद बेड़ा गर्क कर दिया है। अब ये मुक़्तदरा का भी इम्तिहान है कि वो किस हद तक मामलात को संभालने के लिए अपने आप को आइन और कानून के दायरे में लाते हैं। ये जो कवानीन की बात कर रहे हैं, 25-30 कवानीन ये वो उनको अदालतों में भी चैलेंज किया जा सकता है। नैब वाले जो ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी किए हैं उनमें तो इतने ज़्यादा कानूनी सुकम हैं कि पहली पेशी पर ही स्टे हो सकता है, हुक्म इतना ही हो सकता है, अदालत उस पर अमल दरामद रोक सकती है। लेकिन यहाँ अदालतों पे भी एतबार उस तरह अपोजिशन को नहीं है। वो मेरी बात हुई 1-2 लोगों से, उनका जी हम नहीं जाना चाह रहे, इसलिए नहीं जाना चाह रहे कि अदालत से ठप्पा ही ना लग जाए इस पर जायज़ होने का। वो इसके लिए फिर अब सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल वगैरह वो मैदान में उतरी हैं, वो अब इसको चैलेंज करने जा रही हैं। वो अब चैलेंज करेंगी। इसके कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए वकला ने हमेशा आवाज़ बुलंद की है और अब वो जा रहे हैं इसको चैलेंज कर रहे हैं। इन कवानीन को, मेरा ख्याल इसके अलावा दीगर कवानीन को भी वो चैलेंज करेंगे जो आइन से मुतसादिम हैं। तो अल्लाह इस मुल्क पर, हम पर, हमारे हाल पर रहम करे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।